दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे। डेली की हमारी इस 10-12 मिनट की क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक को पढ़ते हैं और सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक डेली क्लियर करते हैं। ये हमारी फर्स्ट ग्रेड की बुक है लक्ष्य की, जिसको हमने पढ़ते हुए इंडियन हिस्ट्री पूरी कर ली है और अभी हमने राजस्थान हिस्ट्री शुरू कर रखी है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान और मुगल। और आज की हमारी राजस्थान हिस्ट्री की 14 नंबर क्लास में हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन और इनको याद भी करेंगे डायग्राम के माध्यम से। ये हमारा बुक में दिया हुआ टॉपिक है राव चंद्रसेन एवं मुगल बादशाह अकबर। तो जो भी मैटर लक्ष्य बुक में दिया हुआ है उसको हम डायग्राम के माध्यम से और हाथ से बनाए हुए नोट्स के माध्यम से याद करेंगे, ताकि जो चैप्टर लक्ष्य बुक में दिया हुआ वो भी हमारा कवर हो जाए और जो बची हुई चीजें हैं वो भी हमारी कवर हो जाएं। स्टार्ट करें हमारा टॉपिक। तो राव चंद्रसेन जोधपुर के शासक थे। इनका जन्म 1541 में होता है, जोधपुर में 30 जुलाई 1541, और इनके पिता का नाम था राव मालदेव। 1562 में शासक बनते हैं राव चंद्रसेन जोधपुर के। हम राव चंद्रसेन की शुरुआती अगर काल की बात करें तो उन्हें गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। यानी राव मालदेव जो थे उनके सब बड़े पुत्र थे राम और उदय सिंह। लेकिन जब मालदेव की मृत्यु होती है तो अपनी मृत्यु से पहले राव मालदेव शासक बना देते हैं किसको? राव चंद्रसेन को, जो सबसे छोटे पुत्र थे। और इसी से राम और उदय सिंह है वो नाराज हो जाते हैं। अब राव चंद्रसेन को जोधपुर का शासक बना दिया जाता है और जो भाई हैं उनको अलग अलग जागीरें दी जाती है। जिसमें हम राम की बात करें तो उन्हें यहाँ पे गुंदोज पाली में जागीर दी जाती है। गुंदोज पाली की, गुंदोज को गोड़वाड़ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो गुंदोज में राम सिंह थे और यहाँ पे सिवाना में रायमल थे। सिवाना बाड़मेर में रायमल थे और फलोदी जोधपुर में कौन थे? उदय सिंह थे। इस प्रकार से जब मालदेव का देहांत होता है तो अलग अलग जागीरें उनको दी गई। गुंदोज में राम सिंह को, सिवाना में रायमल को और फलोदी में उदय सिंह को। अब बात आती है कि इन्होंने विरोध करना शुरू किया। यहाँ से राम है वो चले जाता है किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। ठीक है ना। यहाँ पे अकबर का शासन चल रहा था दिल्ली में। मुगल शासक अकबर थे उस टाइम पे। तो ये राम सिंह चला जाता है अकबर की शरण में। ठीक है ना। चंद्रसेन को अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ता है, जिसमें एक नाम आता है लोहावट का युद्ध। लोहावट का युद्ध चंद्रसेन और किसके बीच में होता है? उदय सिंह के बीच में होता है लोहावट का युद्ध, जिसमें उदय सिंह हारा जाता है। ठीक है ना। और राम सिंह के साथ में होता है नाडोल का युद्ध, जिसमें राम सिंह भी हार जाता है। अब इस प्रकार युद्ध करके भाइयों का तो निपटारा कर देते हैं कौन? राव चंद्रसेन। उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में और राम सिंह को नाडोल के युद्ध में। और 1562 में गद्दी संभाल लेते हैं जोधपुर की। अब जो इनके भाई राम है वो रुष्ट होके कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पे मुगल शासक कौन था? अकबर। अकबर की शरण में चले जाते हैं और सहायता के लिए पुकार करते हैं। तो अकबर उस टाइम पे जो है वो चंद्रसेन के मुगल शासन स्वीकार नहीं करने की एवज में वो युद्ध करने के चक्कर में ही था। ठीक है ना। तो अब अकबर को मौका मिल जाता है और वो स्टार्ट करता है चंद्रसेन के विरुद्ध में अभियान छेड़ने। अब विद्रोहों का दमन कर दिया जाता है चंद्रसेन के द्वारा उदय सिंह और राम सिंह दोनों का। ठीक है ना। अब बात आती है शाही सेना की, जो जोधपुर पर आक्रमण करती है राम के कहने पे। 1562 में शासक बनने के बाद 1564 में अकबर राम के कहने पे हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करते हैं। ठीक है ना। जोधपुर पर आक्रमण सबसे पहले हुसैन कुली खां के नेतृत्व में किया जाता है 1564 में। ठीक है ना। और यहाँ से राव चंद्रसेन जोधपुर छोड़ के कहाँ आ जाते हैं? भादराजून आ जाते हैं। सबसे पहले जो पलायन किया गया था राव चंद्रसेन के द्वारा वो भादराजून की तरफ किया गया था। यानी भादराजून आए थे ये सबसे पहले। भादराजून का पलायन है वो सबसे पहला माना जाता है चंद्रसेन के जीवन का। और यहाँ पे जोधपुर के किले पे अधिकार हो जाता है किसका? अकबर का और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। अब चंद्रसेन तो रहने लग जाते हैं भादराजून में। ठीक है ना। उसके बाद में 1570 में अकबर के भरसक प्रयासों के बावजूद अकबर आता है अजमेर शरीफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आता था अकबर। तो यहाँ पे नागौर में, उसी दौर में नागौर में 1570 में नागौर दरबार लगाता है अकबर और यहाँ पे शुक्र तालाब भी बनवाता है। उस नागौर दरबार में ये रखा गया था कि जो भी हिंदू शासक हैं राजस्थान के, जो भी राजपूत शासक हैं, वो आके अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। ठीक है ना। यानी अपने मन से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो उन पे आक्रमण किया जाएगा। तो इसके तहत बहुत से सारे हैं राजस्थान के राजा, वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। चंद्रसेन जाते जरूर हैं यहाँ पे अकबर के नागौर दरबार में 1570 में, लेकिन यहाँ पे अकबर की रणनीति समझ के वो असंतुष्ट हो जाते हैं और वापस भादराजून आ जाते हैं। इसमें हम बात करें कि कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी सहमति से अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो उसमें बीकानेर के शासक थे कल्याणमल और कल्याणमल के पुत्र राय सिंह।
ठीक है ना? अब रायसिंह से खुश होके अकबर ने जोधपुर का शासक भी किसको बना दिया था 1572 में? रायसिंह को बना दिया था। यानी 1572 में जोधपुर का शासक जो बना, बीकानेर का रायसिंह बना था, ठीक है ना? और यहाँ पे जैसलमेर से रावल हर्राज भी आते हैं, जैसलमेर से, जिनसे जो जो चंद्रसेन हैं, उनकी बाद में लड़ाई भी होती है हर्राज से। और यहाँ पे जो चंद्रसेन के भाई हैं उदय सिंह, वो भी इसके नागौर दरबार में शामिल होते हैं। तो ये तो 1577 का नागौर दरबार लगाया जाता है अकबर के द्वारा। चंद्रसेन के वापस आ जाने के बावजूद जो अकबर है वो ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है। अब जब काफ़ी दिन हो गए चंद्रसेन को भादराजून में रहते हुए, तो यहाँ पे मुगल सेना ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और जो रसद सामग्री आती थी, वो रास्ता भी इनका रोक लिया था। तो यहाँ पे रसद सामग्री की कमी के कारण या फिर यहाँ पे मुकाबला जो है वो कमज़ोर हो गया था इनका, तो ये भादराजून से सिवाना, बाड़मेर में आ जाते हैं। सिवाना का जो दुर्ग है वो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहलाता है, क्योंकि ये चंद्रसेन के संकट काल में काम आया था, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये सिवाना में रहने लग जाते हैं चंद्रसेन। अब जब चंद्रसेन भादराजून से आकर सिवाना में रहने लग जाते हैं, तो 1573 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में दोबारा आक्रमण किया जाता है। अकबर दोबारा सेना भेजते हैं 1573 में। 1570 में नागौर दरबार लगा था और उसके 3 साल बाद में ही जब चंद्रसेन सिवाना में रहने लग जाते हैं, तो 1573 में हुसैन कुली खां और इनके साथ में बीकानेर शासक राय सिंह, जो जोधपुर के शासक बने हुए थे, क्योंकि जोधपुर का शासक तो इन्हें 1572 में ही बना दिया गया था। जबकि ये आक्रमण होता है 1573 में। इनके साथ में राय सिंह भी आते हैं हुसैन कुली खां के साथ में और केशवदास मेड़तिया भी आते हैं। इस प्रकार राजपूत शासक भी इनके साथ में आते हैं चंद्रसेन को पकड़ने के लिए। लेकिन ये आक्रमण होने के बाद में चंद्रसेन यहाँ से राठौड़ जो पत्ता थे, उसको ये सिवाना का दुर्ग सौंप देते हैं और खुद कहाँ चले जाते हैं, रामपुरा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण होता है और सिवाना पे मुगलों का हक हो जाता है, उस टाइम पे जो परिवार था चंद्रसेन का, वो जैसलमेर में था, पोखरण दुर्ग में था और पोखरण दुर्ग में इस परिवार को जो दुर्ग का रक्षक बना हुआ था, वो था आनंद राम पांचोली, ठीक है ना? वो यहाँ पे इनके परिवार की रक्षा कर रहे थे। जब सिवाना से जो चंद्रसेन है वो जंगलों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सिवाना दुर्ग को भी मुगलों ने जीत लिया था। फिर दोबारा 2 वर्ष बाद में यानी 1575 में एक दूसरा सेनापति आता है मुगल सेना की तरफ से। उसका नाम था जलाल खां, ठीक है ना? अब जलाल खां यहाँ से सिवाना पे आक्रमण करता है, लेकिन जलाल खां की किस्मत खराब थी, वो बेचारा मारा जाता है। यानी 1573 में इनके मुगलों का अधिकार नहीं होता है। जब जलाल खां मारा जाता है तब सिवाना पे मुगलों का अधिकार होता है, 1576 में, ठीक है ना? फिर 1576 में दूसरा सैन्य अभियान आता है, वो शाहबाज खां के नेतृत्व में आता है, ठीक है ना? शाहबाज खां के नेतृत्व में आता है लेकिन चंद्रसेन को नहीं पकड़ पाता है, तो ये असफल हो जाते हैं 1576 में भी। लेकिन 1576 में सिवाना का गढ़ है वो मुगलों के हाथों में लग जाता है, इन पे अधिकार हो जाता है। जब 1576 में मुगलों के अधिकार में सिवाना दुर्ग भी आ जाता है, तो राव चंद्रसेन सोजत की तरफ निकल जाते हैं और सोजत से ये मेवाड़ जाते हैं। बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी काफ़ी दिन रहते हैं, यहाँ पे बांसवाड़ा के शासक थे रावल प्रताप सिंह, वो उन्हें सम्मानजनक तरीके से यहाँ पे रखते हैं। फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए ये वापस कोटड़ा, मेवाड़ में रहते हैं 1 डेढ़ साल। लेकिन जब ये दक्षिण भारत में थे, उस टाइम पे जो अकबर है, वो सोजत को भी खालसा भूमि घोषित कर देता है और इससे नाराज़ होके जो सोजत के सरदार थे, वो जो चंद्रसेन है, राव चंद्रसेन, उनको निमंत्रण भेजते हैं और ये बात सूचित करते हैं कि अकबर ने सोजत को खालसा घोषित कर दिया। और यहाँ से राव चंद्रसेन वापस आते हैं सोजत में और सोजत में डेरा डालते हैं अपना और 1579 में सोजत पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। यानी 19 जुलाई 1579 को सोजत पे अधिकार हो जाता है राव चंद्रसेन का। बाद में जब मुगल सेना यहाँ पे आक्रमण करती है, तो ये सिचियाई नाम आता है, सिचियाई, और एक नाम आता है सचियाप। सचियाप इन पहाड़ों में चले जाते हैं और यहीं पे जब एक राठौड़ बैरसल का नाम का जो राठौड़ जो था, सरदार था, उनके घर पे ही भोजन करने जाते हैं और वहाँ पे राव चंद्रसेन को विष दे दिया जाता है और 1581 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है ना? सचियाप में इनका देहांत होता है और जो सारण पाली है, वहाँ पे इनका दाह क्रिया की जाती है, जहाँ पे घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा है और 5 स्त्रियों की मूर्ति भी इनके साथ में लगाई गई है। और सारण पाली का है, जहाँ पे राव चंद्रसेन की छतरी है। ये इस प्रकार से राव चंद्रसेन जी की यहाँ पे घोड़े पे मूर्ति है
और ये 5 स्त्रियों की मूर्ति है जो सती बताई जाती हैं कि ये 5 स्त्रियों की मूर्ति है इनके पीछे। अब हमने डायग्राम से तो जो भी मैटर दिया हुआ वो देख लिया, ठीक है ना? अभी हम देखते हैं कि इस बुक में क्या-क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे शाही सेना का जोधपुर पे कब्ज़ा होता है, ठीक है ना? और यहाँ पे बादशाह अकबर है वो कहाँ पे आते हैं? नागौर में आते हैं, ठीक है ना? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी जाती है, जो जोधपुर पे चढ़ाई करती है और चंद्रसेन यहाँ से विवश होके बहादुर चले जाते हैं सबसे पहले और जोधपुर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अकबर का। फिर स्वयं अकबर 1570 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत के लिए अजमेर आते हैं और नवंबर 1570 में नागौर दरबार लगाते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे शुक्र तालाब बनाया जाता है, जिसमें शामिल होने वाले राजाओं के हमने नाम देखे थे जैसलमेर से रावल हर्राज, बीकानेर से राव कल्याणमल और राय सिंह उनके पुत्र और राव चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह वहाँ पे शामिल होते हैं। राव चंद्रसेन भी वहाँ जाते हैं लेकिन अकबर की कूटनीति देख के वो वापस बहादुर आ जाते हैं, ठीक है ना? और उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, तो जोधपुर का राज्य उन्हें सौंप दिया जाए, ऐसी शर्त रखी जाती है बादशाह के द्वारा। और इस प्रकार चंद्रसेन के वापस आने के बाद में मुगल सेना है वो संगठन शुरू कर देती है आक्रमण के लिए। ये देख के अकबर के चंद्रसेन के जो भी भाई थे, उनकी जागीरों में वृद्धि कर दी जाती है अकबर के द्वारा। और मारवाड़ की जो प्रतंत्रता की कड़ी है, वो नागौर दरबार एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होता है मारवाड़ की प्रतंत्रता में। और 1572 को बीकानेर के जो शासक थे कल्याणमल, उनके पुत्र राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया जाता है और जोधपुर पर शाही अधिकार हो जाता है मुगलों का। जोधपुर छोड़ने के बाद भादराजून में कुछ दिन रहते हैं और यहाँ पे खाद्य सामग्री खत्म होने के बाद में राव चंद्रसेन सिवाना चले जाते हैं। सिवाना को चंद्रसेन की राजधानी बना लिया जाता है, ठीक है ना? और सिवाना में जब रह रहे थे तब शाह कुली खां के नेतृत्व में दोबारा मुगल आक्रमण होता है और इसमें मुसलमान जो सेनानायक था शाह कुली खां के साथ में बीकानेर के राव राय सिंह, किशोरदास मेड़तिया जो जयमल के पुत्र थे और जगतराय हिंदू नरेश भी शामिल थे और बादशाह की यही इच्छा थी कि चंद्रसेन को कैसे भी अधीनता स्वीकार करवाई जाए। लेकिन राव चंद्रसेन राठौड़ फत्ता के हाथ में किले का भार सौंप के यहाँ से रामपुरा के पहाड़ों में चले जाते हैं और शाही सेना वापस असफल हो जाती है। चंद्रसेन को दबोचने के लिए वापस 1574 में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वो मारा गया और छत्र में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना वापस आई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वो भी असफल हुई। लेकिन मार्च 1576 में मुगलों के हाथों में सिवाना का गड्ढा आ जाता है, ठीक है ना? लेकिन चंद्रसेन को वो नहीं पकड़ पाते हैं। अब सिवाना का गढ़ हाथ से चले जाने के बाद में चंद्रसेन का अंतिम जो आश्रय स्थल था वो भी चीना जाता है। वहाँ से निकल के फिर चंद्रसेन पीपलूद या फिर वहाँ से कान्होजा यानी सोजत में चले जाते हैं। कुछ दिन चंद्रसेन ने मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ और फिर सिरोही और उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा की शरण लेते हैं। वहाँ पे बांसवाड़ा के रावल प्रताप सिंह ने उन्हें सम्मानपूर्ण जो है वो शरण दी। ठीक है ना? इसके बाद में कोटड़ा मेवाड़ में रहे और फिर यहाँ से महाराणा प्रताप से मिलना भी उनका जब दक्षिणी राजस्थान में थे कोटड़ा मेवाड़ में, उनसे महाराणा प्रताप से मिलना होता है। लेकिन पीछे से अकबर है वो सोजत को खालसा स्थापित कर देता है जिससे क्रोधित होकर राठौड़ सरदार हैं वो मारवाड़ की रक्षा हेतु राव चंद्रसेन को निमंत्रण भेजते हैं। निमंत्रण पाकर सोजत के पास सरवाड़ में डेरा डालते हैं राव चंद्रसेन। 19 जुलाई 1579 को सोजत पर अधिकार हो जाता है राव चंद्रसेन का। यहाँ से ये अजमेर सुकबे पर भी आक्रमण करते हैं। लेकिन मुगल सेना के आने पर अंत में चंद्रसेन सारण की पहाड़ियों या फिर जंगलों में सोजत चले जाते हैं। वहाँ कुछ दिन के बाद में वो सिचियाई सचियाप के पहाड़ों में चले जाते हैं। इन्हीं पहाड़ों में रहते हुए एक दिन राठौड़ बैरसल के यहाँ भोजन करके वापस लौटते हुए 11 जनवरी 1581 को उनका निधन हो जाता है। अनुमान ये है कि वहाँ पे भोजन करने पे उन्हें विष देने से उनकी मृत्यु हुई। सारण में जिस स्थान पर उनकी दाह क्रिया की गई, उस स्थान पर राव चंद्रसेन के घोड़े पर सवार संगमरमर की प्रतिमा है, ठीक है ना? और उसके आगे 5 स्त्रियाँ खड़ी हैं, इससे प्रकट होता है कि उनके पीछे 5 स्त्रियाँ हुई थी। वास्तव में राजपूताना में महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन 2 ही स्वाभिमत राजा थे, ठीक है ना? जो अकबर की आँखों के काँटे बने थे। चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों में आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली थी। चंद्रसेन अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता को नकारते हुए कष्टों के मार्ग को अपनाया था और मृत्यु के साथ ही राठौड़ों की स्वाधीनता का सपना भी खत्म हो जाता है। यानी राव चंद्रसेन के बाद में जब उदय सिंह शासक बनते हैं, तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यानी चंद्रसेन पहला राजस्थानी शासक था जिसने मुगल विरोधी अभियान को पूरी गंभीरता से प्रारंभ किया था, ठीक है ना? और ये मुगलों की शक्ति से संघर्ष करते हुए उनकी जीवन लीला समाप्त हुई थी। मुगलों का प्रतिरोध करने में राजपूत शासकों का आदर्श कहे जाते हैं चंद्रसेन। चंद्रसेन की मुगल विरोधी कार्यवाहियों के कारण चंद्रसेन को मेवाड़ के राणा प्रताप का प्रदर्शक, राणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, मेवाड़ का प्रताप भी कहते हैं।
इन्होंने महाराणा प्रताप से पहले छापामार युद्ध पद्धति को अपना लिया था, यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपना लिया था। यानी पहाड़ों में छुप-छुप के ये मुगल सेना पर आक्रमण करते थे और उन्हें परेशान करते थे। ठीक है ना? इन्हें मारवाड़ का प्रताप और भूला विसरा शासक भी कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक राव चंद्रसेन पूरा होता है। ठीक है ना? जिसमें हमने लक्ष्य बुक को भी पढ़ा है और हमारी तरफ से डायग्राम बना के इस चैप्टर को एकदम आराम से याद भी किया है। इसी प्रकार टोटल लक्ष्य बुक को कंप्लीट करने के लिए आप ये चैनल जॉइन कर सकते हैं। जय हिंद।